हेलो एवरीवन। बैंकिंग में हमारे पार्ट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर है आपका भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जब बैंकों का विकास हुआ था, वो बैंक हमारे दूसरे देशों में स्टार्ट हुए थे। उसके बाद भारत में बैंक भी विकसित हुआ था। जब भारत में बैंक विकसित हुआ था तो स्टार्टिंग उसकी किस प्रकार से हुई थी और अब वो किस तरह से काम कर रहा है, यानी कि हम स्टार्टिंग टू एंडिंग तक ये देखेंगे कि डेवलपमेंट बैंकिंग सिस्टम किस तरह से इंडिया में वर्किंग पर आया। तो बेसिकली आप ये समझ लें कि स्टडी के अकॉर्डिंग इसको 4 कालों में डिवाइड किया है। पहला आपका सबसे प्राचीन काल में बैंकिंग व्यवसाय। इसके अंदर ध्यान रखेंगे जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। वैदिक काल आपका वो था जहाँ पर गुरु और शिष्य आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, तो उस समय भी रुपयों में लेन देन होता था। बौद्ध काल में भी काफ़ी सारी संस्थाएं थी जो व्यापारियों को और विदेशी पर्यटकों को क्या देती थी, लोन देती थी। कौटिल्य की अर्थशास्त्र नामक की किताब जिसमें बैंकिंग बिजनेस के बारे में कंप्लीट डिटेलिंग दे रखी है और ये भी बता रखा है कि पहले समय में रुपये को उधार देने की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन 12वीं शताब्दी में जो आपकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती चली गई। अब उन बिज़नेस एक्टिविटीज़ के बढ़ने पर रुपयों का लेन देन अधिक मात्रा में नहीं किया जा सकता था, धनराशि काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, तो फिर उधार का लेना और देना शुरू हुआ। अब उधार का लेना देना किस रूप में हुआ, विनिमय विपत्र और हुंडी के रूप में स्टार्ट किया गया। तो प्राचीन काल में जो हमारा बैंकिंग व्यवसाय था वो बेसिकली बढ़िया स्टार्ट कब से हुआ था, 12वीं शताब्दी में। उसके बाद हमारी सेकंड काल जो आती है वो आती है मध्यकाल में। मध्यकाल में बेसिकली आप ध्यान रखेंगे जो बैंकिंग सिस्टम था वो था महाजन और साहूकार के हाथ में। महाजन और साहूकार रुपयों का लेन देन करते थे। अब ये महाजन और साहूकार का जो मेन काम था वो कुछ भी हो, लेकिन सेकेंडरी बिजनेस के तौर पर ये रुपयों का लेन देन करते थे, क्योंकि उनके पास रुपए और पैसे काफ़ी सारी मात्रा में होते थे। अब आवश्यकता पड़ने पर ये महाजन और साहूकार राजाओं को, महाराजाओं को, इनको भी उधार देते थे। इसलिए इनको किस नाम से जाना जाता था, इन्हें नगर सेठ के नाम से जाना जाता था। तो मध्यकाल में बैंकिंग व्यवसाय मोस्टली किसके हाथ में था, महाजन और साहूकार के हाथ में था। अब इसमें तीसरा काल जो है वो ब्रिटिश काल है। ब्रिटिश काल जब अंग्रेज भारत में आए थे वो हमारा ब्रिटिश काल कहलाता है। इस ब्रिटिश काल को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इस ब्रिटिश काल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट को हम फर्स्ट ईगो बोलते हैं, फर्स्ट इरा, प्रथम युग। अब प्रथम युग आप ध्यान रखेंगे कब से स्टार्ट हुआ, 16वीं शताब्दी में जब अंग्रेज भारत आए तब से आपका प्रथम युग स्टार्ट हुआ। 16वीं शताब्दी में अंग्रेज आए, 17वीं शताब्दी में महाजन और साहूकार बने रहे, यानी कि जो आपका मध्यकाल था उसमें काम करने वाले कर्मचारी महाजन और साहूकार थे, तो वो 17वीं शताब्दी तक बने रहे। लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत से अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना प्रसार बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या करा, जो देशी बैंकर्स थे, देशी बैंकर्स आपके कौन कहलाते हैं, महाजन और साहूकार कहलाते थे, क्योंकि ये आपके देश के बैंक हुआ करते थे। तो ब्रिटिश शासन ने जब जब अपना प्रसार चलाना शुरू कर दिया तो महाजन और साहूकार जो देशी बैंकर कहलाते हैं उनका पतन होना शुरू हो गया और 18वीं शताब्दी में जो आधुनिक बैंकों की व्यवस्था है वो प्रारंभ हुई। तो इसमें एक MCQ आपका निकलता है कि प्रारंभ में जो आधुनिक बैंक की व्यवस्था है वो कब से प्रारंभ हुई, तो आप याद रखेंगे 18वीं शताब्दी से स्टार्ट हुई थी। तो प्रथम युग में आपको समझ में आया कि 16वीं शताब्दी में अंग्रेज आए, महाजन और साहूकार जो मध्यकाल में बैंकिंग व्यवसाय करते थे वो 17वीं शताब्दी तक रहे, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बढ़ता चला गया तो ये महाजन और साहूकार इनका पतन होता गया और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक बैंकों की व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। अब आप इसमें ध्यान रखेंगे कि ये जो 18वीं शताब्दी में आधुनिक बैंक हुए थे इसमें सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ था, तो जो स्टार्ट हुआ था उनको बोलते हैं हम एजेंसी गृह। क्या बोलते हैं, एजेंसी गृह। तो 18वीं शताब्दी में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक संस्था स्थापित की थी। आपने नाम सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसका काम क्या था, वो भारत में जो भी माल, कच्चा माल होता था उसको बाहर भेजते, वहाँ से बनाते और फिर उसे भारत में लाकर बेचते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ये काम था।
लेकिन इस काम के साथ साथ उन्होंने बैंकिंग व्यवसाय भी शुरू कर दिया। बैंकिंग व्यवसाय का मतलब भारत के जितने भी नागरिक थे उनसे पैसा जमा के तौर पर लेता और उनको ऋण के तौर पर देना शुरू कर देता था। तो ये काम किसने शुरू किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया। अब इन संस्थाओं को ही एजेंसी गृह कहा जाने लगा, एजेंसी हाउस बोला जाने लगा। कौन एजेंसी हाउस? जो भारतीय नागरिकों से पैसा जमा के तौर पर लेते थे और उसको फिर उधार देना शुरू कर देते। अब ये उधार किस रूप में देते थे? कृषि कार्य के लिए ऋण देते थे, पत्र मुद्रा का निर्गमन करते थे, ये सारे काम ऐसे करते थे। तो ये जो एजेंसी गृह हैं ये कहाँ पर स्थापित किए गए? ये आपके बॉम्बे और कैलकाटा में स्थापित किए गए थे। ठीक, ये आपको बता दिया गया है कि भारत में आधुनिक बैंक जो है 18वीं शताब्दी से हुआ था और किसकी सहायता के रूप में हुआ था? एजेंसी गृह से हुआ था। अब बैंक के रूप में जो भारत का पहला बैंक था वो है आपका हिंदुस्तान बैंक ऑफ कैलकाटा। अब इस हिंदुस्तान बैंक ऑफ कैलकाटा की जो स्थापना हुई थी वो 1770 में हुई थी। ये बैंक ज़्यादा दिन नहीं चल सका, ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। 1832 में क्या हो गया? असफल हो गया। इसके बाद फिर आपके दो बैंक स्थापित हुए 1775 में, जिसमें आपका बैंक ऑफ बंगाल और जनरल बैंक ऑफ इंडिया थे। ये दोनों बैंक भी कुछ वर्षों बाद क्या हो गए? असफल हो गए। तो ये आपकी एजेंसी गृह के बारे में बताया है। अब जब एजेंसी गृह ज़्यादा टाइम तक तो रहे नहीं होंगे, इसके बाद प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी। ये प्रेसिडेंसी बैंक क्या है? जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार समाप्त होते जा रहे थे, ये ध्यान रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार 1813 में समाप्त हो रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही एजेंसी गृह शुरू किया था और 1813 में वो भी धीरे धीरे बंद होता जा रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भारतीय बैंकिंग का जो वास्तविक इतिहास था वो स्टार्ट हुआ। अब भारत का वास्तविक इतिहास किस बैंक से स्टार्ट हुआ? प्रेसिडेंसी बैंकों से स्टार्ट हुआ। ये प्रेसिडेंसी बैंक कौन है? बैंक ऑफ बंगाल जिसकी स्थापना 1806 ईस्वी में, बैंक ऑफ बॉम्बे जिसकी स्थापना 1840 ईस्वी में, बैंक ऑफ मद्रास जिसकी स्थापना 1843 में हुई थी। अब ये तीनों बैंक में जो स्टार्टिंग हुई थी वो कौन थे? निजी अंशधारी थे। यानी कि ये तीन बैंक, इसमें पैसा लगाने वाले निजी अंशधारी और उन्हें ही 1862 तक नोट निर्गमन करने का अधिकार रहा था। ध्यान रखेंगे कि ये बैंक 1920 तक कार्य करते रहे। फिर इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। कौन से बैंक? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को एक साथ मिला दिया गया और किस नाम से स्थापित किया गया? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित कर दिया गया। 1 जुलाई 1955 को इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम बदला गया और फिर उसको किस नाम से जाना जाने लगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। तो ये ब्रिटिश काल में आपका प्रथम युग था जिसमें मैंने आपको एजेंसी गृह की स्थापना, प्रेसिडेंसी बैंक जो अब वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वो बताया है। अब इसमें आप पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना के बाद मिश्रित पूंजी वाले बैंकों की स्थापना भी शुरू हो गई थी। ये मिश्रित पूंजी वाले बैंक क्या होते हैं? देखिए, जो आपके स्टार्टिंग के ये जो आपके तीन बैंक थे इसमें अंशधारी तीन होंगे, निजी अंशधारी थे। जब इन तीनों ने पैसा मिलाकर स्टार्ट किया, उनकी पूंजी कम रही होगी, अधिक पूंजी की ज़रूरत के लिए काफ़ी सारे व्यक्ति जब पैसा मिलाते हैं तो वो मिश्रित पूंजी कहलाती है। तो उस कंडीशन में मिश्रित पूंजी बैंकों की स्थापना हुई। सन 1860 में बैंकिंग कानून अधिनियम पारित हुआ और इसी कानून के अंतर्गत भारत में सीमित दायित्व वाले मिश्रित पूंजी बैंकों की स्थापना हुई। तो ध्यान रखेंगे, मिश्रित पूंजी बैंकों की स्थापना कौन से सन में हुई? 1860 में। तो बैंकिंग कानून कब पारित किया गया? ये भी 1860 में पारित किया गया। ठीक, तो सन 1913 में भारत में बहुत सारे बैंक स्थापित किए गए थे, जिसमें से आपका इलाहाबाद बैंक, एलायंस बैंक ऑफ शिमला, अवध कॉमर्शियल बैंक, द पंजाब नेशनल बैंक, द पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे सम्मिलित थे। अब 1913 में जितने भी छोटे और बड़े बैंक थे उनकी टोटल जो संख्या थी वो 560 थी और इन 560 बैंकों की पूंजी 5 लाख से कम थी। यानी कि 5 लाख से ज़्यादा पूंजी वाले जो बैंक थे वो टोटल नंबर में कितने थे? 18 बैंक थे। अब हम अपने सेकंड युग पर आते हैं। देखिए, जो द्वितीय युग है वो 1913 से 1917 तक चला। ये समय भारत के बैंकिंग संकट के नाम से जाना जाता है।
1913 से 1917 तक जितने भी छोटे या बड़े बैंक थे, टोटल 87 बैंक जो हैं वो असफल हो गए थे। और इनकी असफलता के क्या कारण थे? ये वही कारण थे जो बैंकिंग संकट में आपको बताए गए हैं कि इनके पास जो साधन थे, वित्तीय साधन, फिनेंशियल सोर्सेज थे, वो काफ़ी कम मात्रा में थे। इनका मैनेजमेंट बेकार था। सेंट्रल बैंक उस समय देश में नहीं था। जनता में बैंकों की कोई हैबिट भी नहीं थी। उनको ये था कि हमें जो पैसा जोड़ना है वो अपने घर में जोड़ना है। वो बैंकिंग का यूज़ ही नहीं करते थे, बैंकिंग सिस्टम का। और जितनी भी अगर अमाउंट बैंक में जमा की जाती थी तो वो जमाकर्ता वापस ले लेते थे। उनको विश्वास नहीं था बैंकों पर। बैंक एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे, केवल अपनी बिजनेस को बढ़ाने में लगे रहते थे। जो स्वदेशी बैंकर्स थे, इन बैंकों की बहुत प्रतिस्पर्धा थी। महाजन साहूकार पर ज़्यादा भरोसा था, बैंकों पर नहीं था। और ये बैंक कोषों के जितने भी पैसे होते थे वो सट्टेबाजी या फिर उन काम में पैसा लगाते थे जो जोखिमपूर्ण होते थे। और जमाओं को आकर्षित करने के लिए क्या करते थे? ये ऊंची दरों पर ब्याज देते थे, बट उस ब्याज की पेमेंट ये नहीं कर पाते थे। तो दूसरा युग जो आपका 1913 से 1917 तक चला, पूरा का पूरा बैंकिंग संकट का समय माना जाता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है हमारा थर्ड इरा, तीसरा युग, जो 1917 से 1939 तक चला। 1917 के बाद जब भी भारत में आर्थिक और व्यापारिक गति में क्या हुई, एकदम तेज़ी से आनी स्टार्ट हो गई। युद्धकालीन मुद्रा प्रसार के कारण जो डिपॉजिट थी बैंकों में वो बढ़ती चली गई, यानी कि जनता को बैंकों पर भरोसा हुआ, उन्होंने बैंकों में पैसा जमा लगाना शुरू कर दिया। बैंकिंग जो सेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड होने लगा और इसी वजह से बैंकों ने अपनी नई नई शाखा खोल ली। नए बैंकों की स्थापना भी काफ़ी सारी हो गई थी। इसी समय 1918 में और 1921, इन दोनों ईयर्स के बीच, कब से? 1918 से 1921 तक के बीच में आपके इंडस्ट्रियल बैंक वो बैंक होते हैं जो औद्योगिक संस्थाओं को पैसा ऋण के तौर पर देते हैं। तो 1918 से 1921 के बीच में इंडस्ट्रियल बैंक की स्थापना हुई। 1921 में जो आपके 3 बैंक थे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको अब वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इन तीनों को क्या हो गया? मर्ज कर दिया गया, ठीक है। लेकिन 1921 के बाद जो मुद्रा थी वो संकुचन, यानी कि मुद्रा की मात्रा धीमी पड़ती चली गई और इस नीति के कारण बैंक फिर से असफल होने लगे। फिर से बैंकों का क्या सिस्टम बिगड़ने लगा। लेकिन 1929 की जो मंदी हुई थी उसमें बैंकिंग संकट का दौर फिर से आया और उस दौरान 1936 में 481 बैंक असफल हुए। इतने सारे बैंकों की असफलता को देखते हुए एक जांच समिति का गठन किया गया। अब वो जांच समिति जो है वो है केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। कब गठन किया गया? ध्यान रखेंगे 1930 में इसका गठन किया गया। और इस समिति ने 2 महत्वपूर्ण सुझाव दिए कि पहला, भाई भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना की जानी चाहिए, सेंट्रल बैंक जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो। और दूसरा कि बैंकिंग सेक्टर को चलाने के लिए बैंकिंग विधान बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो इन दोनों सुझावों को उस केंद्रीय बैंक जांच समिति ने बताया। पहले सुझाव को कार्यान्वित किया गया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अब क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। मतलब उसने 1 अप्रैल 1935 को क्या काम करना शुरू कर दिया था रिजर्व बैंक ने। दूसरा सुझाव, जब उन्होंने चालू करना चाहा तो 1936 में फिर बैंकिंग अधिनियम बनाया गया। अब वो बैंकिंग अधिनियम ध्यान रखेंगे 1913 था। इस अधिनियम ने बैंकों की डिटेलिंग पर, बैंकों की ट्रांजैक्शंस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। तो जो तीसरा युग था वो आपका नॉर्मल युग कहा जा सकता है। इसमें काफ़ी सारी बैंकों की स्थापना भी हुई थी। 1929 से 36 के बीच में काफ़ी बैंक असफल भी हुए थे। सबसे मेन पॉइंट इसमें आता है कि 1930 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति बिठाई गई थी, जिसने 2 सुझाव दिए। एक तो भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की जाए और जो कानून है बैंकिंग का बिल्कुल अलग। तो रिजर्व बैंक ने काम करना कब से शुरू किया था? ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1935 से। और दूसरा जो बैंकिंग कंपनी अधिनियम है जो केवल बैंकों पर उचित नियंत्रण करता है, वो अधिनियम क्या था आपका? 1913। अब हमारा जो 4th युग आता है वो है आपका 1939 से 46 तक चला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बैंकिंग सेक्टर था उस पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। इसमें नए नए बैंक स्थापित हुए। वो स्थापित बैंकों ने काफ़ी सारी शाखाएं खोली। इस अवधि में व्यापार भी बढ़ा
औद्योगिक विकास भी बढ़ा, लोन्स भी काफ़ी सारे डिमांड हो गए, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज बढ़ती गई उसको चलाने के लिए लोन की ज़रूरत हुई और उस लोन को प्रोवाइड कराने के लिए बैंकिंग संस्थाओं ने काम करना शुरू कर दिया। इसी वजह से नए नए बैंकों की स्थापना की गई। जो पुराने बैंक थे उन्होंने अपनी काफ़ी सारी ब्रांचेस खोल ली थी। इस अवधि में कौन कौन से बैंक खोले जाने लगे? हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, हिंदुस्तान मर्केंटाइल बैंक, बैंक ऑफ राजस्थान, जोधपुर कॉमर्शियल बैंक, ये सारे बैंक इसमें मेन थे। इस काल में बैंकिंग व्यवसाय की क्या विशेषता थी कि वो पैसों को डिपॉजिट के तौर पर लेते थे, फिर उससे अपने ब्रांचेस को एक्सप्लोर करते थे, नए बैंकों की स्थापना करते थे और डिविडेंड में उनकी क्या होता था, मुनाफा हो जाता था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि फोर्थ ईरा में जो बैंकिंग व्यवसाय था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और लेकिन बढ़ने के साथ साथ उसकी कुछ कमियां भी थी। वो कमियां क्या थी कि जो बैंक बड़े थे वो तो चल पड़े, लेकिन जो छोटे बैंक थे वो बंद हो गए। बैंकिंग सुविधा जो थी उनमें डिसबैलेंस्ड हो गया। जितने भी बैंक्स थे जो अच्छा वर्किंग कर रहे थे उनमें कंपटीशन हो गया, और जितने भी आपके ग्रामीण सेक्टर्स में बैंक थे उनकी भी स्थापना थी वो काफ़ी कम थी, यानी कि ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में बैंकों का जो विकास था वो बिल्कुल नहीं था। ये आपके 4 युग थे। अब ये चारों युग क्या थे कि भारत में बैंकिंग विकास आपका प्राचीन काल में किस तरह से हुआ, मध्यकाल में और ब्रिटिश काल में किस तरह से हुआ। लेकिन जब स्वतंत्र हुआ था भारत, स्वतंत्रता के पश्चात बैंकिंग विकास किस तरह से हुआ, मेन टॉपिक हमारा वो आता है। तो सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके साथ साथ भारत के टुकड़े भी कर दिए थे। इस विभाजन का जो कारण था उसकी वजह से बैंकिंग व्यवस्था पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। जब पाकिस्तान को भारत से बिल्कुल अलग कर दिया था स्वतंत्रता के बाद, तो उस कंडीशन में 30 बैंक असफल हुए थे। लेकिन फिर भी स्वतंत्रता के बाद जो बहुत सारे इसमें अच्छे चेंजेस भी आए थे। अब उन चेंजेस को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चेंजेस इसमें हमारा था कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब इसमें एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 49 से। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 से हुई थी और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 49 को हुआ था। दूसरा, इसमें बैंकिंग अधिनियम 1949 लागू हुआ। जो आपका कानून बना था वो पहले 1913 का था, अब उसमें संशोधन होता गया और क्या अधिनियम लागू, आपका 1949 अधिनियम लागू हो गया था। इससे पहले कि जितने भी व्यापारिक बैंक थे उसकी स्थापना, उसका संगठन, वो क्या काम करते हैं, उसमें नियंत्रण, ठीक है, कोई इसमें अलग से रूल नहीं था। लेकिन इस अधिनियम की वजह से वो रूल्स फॉलो होने शुरू हो गए, जिसके अंतर्गत क्या था, रिजर्व बैंक जो है वो शाखा विस्तार पर नियंत्रण, उसको क्या मिल गया, मोटिव मिल गया कि आरबीआई उस बैंक पर कंट्रोल तो करेगा ही, बट उस बैंक की जितनी ब्रांचेस होंगी, सपोज कीजिए एसबीआई की कितनी सारी ब्रांचेस हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेड ब्रांच का कंट्रोल के साथ साथ उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं उन पर भी क्या करना शुरू कर दिया था, कंट्रोल कर दिया था। प्रेजेंट में देश में जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी वर्किंग भी आपकी 1949 एक्ट के अंतर्गत ही किया जा रहा है। अब इस अधिनियम में भी काफ़ी सारे संशोधन हुए हैं, तो 2 संशोधन आपको इसमें दे रखे हैं कि एक तो 1963 में इसमें परिवर्तन हुआ है और दूसरा 1965 में इसमें परिवर्तन हुआ है। तो बैंकिंग अधिनियम जो था वो कौन सा एक्ट था आपका, 1949, इसमें भी आपके 2 में परिवर्तन हो गया, एक तो 1963 और एक 1965। अब थर्ड पॉइंट आता है इसमें आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। आपको पता है कि जो इंपीरियल बैंक था उसका राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। सन 1959-60 में जितनी भी देशी बैंकर्स थे 10 बैंकों को स्टेट बैंक का सहायक बैंक बनाया गया, और उस टाइम कितने थे जो स्टेट बैंक के सहायक थे, 10, और वर्तमान में कितने हैं, ये 5 रह गए। तो थर्ड पॉइंट क्या था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या क्या अच्छे चेंजेस हुए। पहला, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, दूसरा आपका बैंकिंग अधिनियम पारित हुआ, तीसरा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझे बता दें, इसके आगे हम कल स्टार्ट करेंगे।